यह दोनों परिस्थितियां भारत की उस राजनीति को इंडिकेट करती है जिस राजनीति के दायरे में सत्ता नहीं चाहती है कि कोई उनसे सवाल पूछे, सत्ता नहीं चाहती है कि कोई उनके कामकाज में दखल दे, सत्ता नहीं चाहती है कि अगर वो अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा गढ़ रही है तो उसको लेकर भी कोई सवाल हो। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी परिस्थिति समाज के भीतर क्या वाकई बनने लगी है या बन रही है, या इस घटना ने दिखा दिया जिसका डर सत्ता को भी है कि अगर वाकई इस तरीके से राजनीतिक जागरूकता आ गई और टकराव की परिस्थिति समाज के भीतर सत्ता और जनता के बीच शुरू हो गई तो राजनीतिक दल मायने नहीं रखते, जनता मायने रखती है। तो क्या इसीलिए संसद के भीतर राजनीतिक दल और सड़क पर आम लोगों के मुद्दे के सहारे आम लोगों का संघर्ष, दोनों को पूरे तरीके से खत्म कर देना है? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बन रही है? क्योंकि बेरोजगारी का सवाल लोकतंत्र से क्या लेना देना, जिसकी हमने शुरुआत की, लेकिन बेरोजगारी क्यों है और डेमोक्रेसी अगर गायब हो चली और सत्ता अगर गवर्नेंस के तौर पर फेल हो रही है, लेकिन लोकतंत्र का पाठ बार बार पढ़ाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसको लेकर भी सवाल नहीं है। तो ये सारे मुद्दे निकल कर आएंगे। तो क्या इस दौर के भीतर में लोकतंत्र, जिसका बीज जो होता है वह चुनाव होता है, उस चुनाव के जरिए जो बाहुबल है, जो पूंजी है, वह भी अगर इस पॉलिटिक्स के जरिए निकलकर सामने आ रही है तो आपके सामने एक झटके में बृजभूषण शरण सिंह नजर आने लगेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका दखल वह पूंजी के लिहाज से हो सकता है, बाहुबल के लिहाज से हो सकता है, वह राजनीति के जरिए सत्ता के अनुकूल हो सकते हैं। लेकिन यही राजनीति अगर कानून को ना चलने दे, दिल्ली पुलिस तक को कह दे कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो यह दरअसल उस डेमोक्रेसी से जुड़ जाता है जिस डेमोक्रेसी को लेकर सवाल इस दौर में गायब हो चले हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ या आने वाले वक्त में दोबारा रिस्पॉन्स इस तरीके से निकलेगा, तो उसमें सवाल बृजभूषण का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है। और शायद इसीलिए कल का दिन लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का था और उसी पर हमला था। तो यह बेहतर स्थिति सत्ता के लिए थी या विपक्ष के लिए थी या आंदोलन के लिए थी? तीनों परिस्थितियों को देखिएगा तो सत्ता के लिए जरूरी था मैसेज देना। उसने इस मैसेज को बाखूबी दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर सक्रियता, इस देश के सिस्टम को और डेमोक्रेसी को समझने की परिस्थिति में वह लड़कियां भी आ गई जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। और इसके अलग अलग हिस्से को जब आप परखना शुरू कीजिएगा, जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं क्यों 2014 के सितंबर अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पार्लियामेंट के भीतर का वो भाषण याद आता है, जब वो खुद कह रहे थे, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, कि जितने भी दागी हैं पार्लियामेंट के भीतर, ये जल्दी से जल्दी अदालत में जाए, इनके लिए हो तो स्पेशल कोर्ट बनाई जाए और वहां से ये पाक साफ होकर आए, जिससे ये संसद लहलहाने लगे। यकीनी तौर पर कोई भी कहेगा कि प्रधानमंत्री अगर सोच रहा है, क्योंकि उस समय 172 थे 2014 में जो सांसद थे, दागी थे, अलग अलग आरोप थे, जिसका जिक्र दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, बड़े संगीन अपराध थे इनके ऊपर जो इन्होंने हलफनामे में लिख कर दिए थे। लेकिन अक्टूबर 2014 के बाद से जो अदालतों का बनना शुरू हुआ, 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, आप हमको बताएंगे कितने सांसद, कितने विधायक दागी हैं, उन पर लंबित आपराधिक मामले कौन कौन से हैं, जानकारी देंगे। सरकार जानकारी नहीं दे पाई। ये 2018 का जिक्र है। और फिर 4 साल बाद 2022 में आ जाइए, आज की तारीख में भी इन परिस्थितियों का कोई जवाब नहीं। ये अलग मसला है कि तब 172 सांसद थे जो आज की तारीख में बढ़कर 212 से ज्यादा हो गए हैं लोकसभा के सांसद, और उसमें 212 में से 103 जो है बीजेपी के सांसद हैं जो दागी हैं। ये सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं सत्ता के उस डेमोक्रेसी मॉडल का, तो उसमें जाहिर है ये एक बृजभूषण मॉडल भी है जो अपने तौर पर रेंगता है,
जो बतलाता है कि चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए शायद ये पूरा का पूरा प्रोसेस, उसमें पेपर लीक का पैसा भी हो सकता है और उसमें बॉन्ड के पैसे भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के हों, उसमें कॉरपोरेट द्वारा दिया गया पैसा भी हो सकता है, उसमें इस देश से कर्ज लेकर भगौड़े जो भाग गए देश छोड़कर और पैसा नहीं लौटाया, उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है उस राजनीति में। कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां आखिर में एक जगह जाकर सिमट जाती हैं, क्योंकि उस वक्त जवाब नहीं दिया गया और नवंबर 2017 में पूछा गया था बकायदा 1581 एमपीज और एमएलए पर जो मुकदमे हैं इसकी जानकारी दीजिएगा, नहीं दिया गया। अगस्त 2018 में दोबारा पूछा गया, नहीं दिया गया। उसके बाद जो शुरुआती दौर में, आज की तारीख में तो ज़्यादा स्पेशल कोर्ट काम कर रहे हैं 18, उस दौर में 12 स्पेशल कोर्ट थे, जिसमें दिल्ली में 2 थे और बाकी जो 10 राज्य हैं, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, संयोग से यहाँ स्पेशल कोर्ट काम कर रहे हैं। जो सांसद होते हैं जिन पे जो दाग होता है, जैसे बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र हम कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट को इसको निपटाना चाहिए था, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया चलती चली गई, लोग बढ़ते चले गए, दागियों की तादाद, और जो करोड़ों रुपए खर्च हुए स्पेशल कोर्ट पर, एक साल में उस समय खर्च तकरीबन 7.5 करोड़ का हो रहा था। टैक्स पेयर का ही पैसा है। पूरे सिस्टम को जब तक इस देश का युवा नहीं समझेगा, जब तक इस देश में जो लोग अपने मुद्दों को लेकर बड़े छोटे स्तर पर काम करते हैं, सोचते हैं स्थानीय स्तर पर काम कर लें। बिहार में ही छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, अच्छा नौकरी मिल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिली नौकरी। बड़े तात्कालिक होते हैं, संकीर्ण होते हैं। इलाहाबाद के भीतर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ उसका? जब तक उस परिस्थिति को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाने की स्थिति पैदा नहीं होगी, जैसे यौन शोषण वाले मसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पहुंचकर पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस पर दबाव बनवाया और आदेश के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बाद फिर एक सन्नाटा। लेकिन राजनीतिक तौर पर पहली बार उन्होंने मंच भी खोला जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाने लगे। यानी राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक समझ जो जनवरी के महीने में नहीं थी, वो अप्रैल के महीने में आ गई। यह एक स्थिति है भारत की राजनीति के भीतर, जिसमें पहली बार यह सवाल खड़ा हो चला है, क्या अगर कोई आंदोलन इस शक्ल में भारत की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा